गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बीइंग टीचर। आज हम लोग पेपर फर्स्ट का 27 से लेकर के 31 तक चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ एक अदर सोर्स है मेरे पास में, उससे कुछ एडिशनल चैप्टर हम उसमें चैप्टर हैं जोड़ करके वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा पेपर फर्स्ट का ये आज लास्ट वीडियो है और उसके बाद में हम जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसका वीडियो आपको दोपहर में या फिर आप आफ्टर इवनिंग में मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको ये बताएं कि अगर आप ये सोचें कि आपने अगर रात भर मेहनत करके कुछ एक चीज़ बनाई हो और उसमें वो चीज़ ना मिले तो फिर आपको कैसा लगता है। मतलब अगर आपने 1 से 1.5-2 घंटे अगर आपने लगाए हो, वही हुआ है। क्योंकि कल रात मैंने एक वीडियो बनाया, यही वीडियो 27 से लेकर के 31 तक, और पूरा वीडियो बन गया था। और फिर ये हुआ कि जब मैंने सुबह देखा तो वो वीडियो मेरे फ़ोन में नहीं था। अब पता नहीं ये फ़ोन का मिस्टेक है या फिर मेरा मिस्टेक है कि मुझसे गलती हो गई। वो 1 घंटे 10 मिनट का वो वीडियो जो कि मैंने 2 घंटे में बनाया था, एडिट हुआ था, सारी चीज़ें हुई थी, 2 से ढाई घंटे लगे थे। वो वीडियो मुझे सुबह नहीं मिला अभी ये, तो ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है वैसे। चलिए कोई बात नहीं, अब इतना तो बनता ही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए 27 नंबर चैप्टर से हम 31 तक डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये कि अगर आप लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि जो पीडीएफ्स हैं वो आपको वहीं मिलेंगी, जो नोट्स हैं वो आपको वहीं मिलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको वहीं मिलेंगे, इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं वो आपको वहीं मिलेंगे नोट्स के। तो इसीलिए आप वहाँ पे जुड़ जाएं। और जो लोगों को वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सर वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं, पेपर थर्ड कंप्लीट हो गया या नहीं। तो पेपर थर्ड कंप्लीट हो गया है, पेपर फोर्थ कंप्लीट हो गया है, और पेपर सेकंड भी कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, पेपर फर्स्ट बचा है। पेपर फर्स्ट को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा लास्ट वीडियो आज होगा। उसके बाद अगर कोई चीज़ बचती है तो उसका एक तरीके से रिवीजन के रूप में हम लोग उस वीडियोस को सामने लाएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार पढ़ करके आप कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे जब तक के लिए आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो या तो आप हमारे जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको देखते रहिए, खाना खाते टाइम आप देखिए, जब खाना खा रहे हो तो आप प्ले करके रख दीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और आराम से सुनते रहिए उनको। ठीक है, या फिर आप खाना खाने के बाद जब वॉक करते हैं, टहलते हैं, तो आप तब ईयरफोन लगा लीजिए और तब सुनिए। मतलब ये अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे वीडियोज़ का तो फिर आपके उनको देखने को कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हालांकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, मैं डिस्कस कर दूंगा, बट आपको जो वीडियोज़ कम से कम 2 बार तो देखने ही चाहिए, मिनिमम 2 टाइम्स देखने चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं भी उन क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा हूँ। क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं खुद से उनको ऐड कर रहा हूँ, दोबारा मैं आपको उनको बताऊँ। लेकिन फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। अब हम लोग चैप्टर 27 से स्टार्ट करते हैं। 27 का नाम है कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 27 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है। सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है सार्वभौमिकरण, सर्वव्यापीकरण या सार्वजनिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब सार्वभौमिकरण मतलब ये होता है कि जो कोई एक चीज़ है या कोई एक मतलब कोई एक चीज़ है वो सभी लोगों तक पहुँचे। ठीक है, सभी लोगों तक पहुँचने को ही क्या कहते हैं? सार्वभौमिकरण। ठीक, नेक्स्ट है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का क्या अर्थ है। तो शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, या देश के हर बच्चे के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा हो, या फिर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना हो। तो इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, मतलब ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये सही है। मतलब सार्वभौमिकरण का मतलब क्या होता है? यही होता है कि शिक्षा सभी को उपलब्ध हो, मतलब जो चीज़ है वो सभी को मिले, देश के हर बच्चे को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा जो है प्रोवाइड हो। तो उसके बाद फिर 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क जो है शिक्षा मिले। तो ये सारी चीज़ें होती है सार्वभौमिकरण। ठीक है, नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया। तो जो सार्वभौमिक शिक्षा का प्रयास कब से प्रारंभ किया गया? तो देश के आज़ादी के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा को सार्वभौमिक करने के प्रथम प्रयास को माना जाता है। सार्वभौमिक करने के प्रथम जो प्रयास था, कौन सा अभियान था, उसको माना था तो सर्व शिक्षा अभियान था। उसी को जो है शिक्षा को सभी तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास माना जाता है। नेक्स्ट है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को सार्वभौमिक शिक्षा के अंतर्गत रखा गया है। तो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, जैसा कि इसमें हमने पढ़ा है, वो आयु वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा का सार्वभौमिक करने का संवैधानिक प्रयास कब हुआ है। सार्वभौमिक करने का मतलब राइट टू एजुकेशन जो है वो कब लाया गया है, फंडामेंटल राइट्स में कब डाला गया, ये कहना चाह रहे हैं।
तो दिसंबर 2002 86वां संविधान संशोधन करके जो 86वां अमेंडमेंट हुआ था वो दिसंबर 2002 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा आर्टिकल 45 है जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मतलब निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, तो वही जो वो है वो एक डीपीएसपी में था, राज्य डिसाइड करता था। लेकिन जो है 86वां अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद आर्टिकल 221A में राइट टू एजुकेशन रख दिया, क्योंकि अब हमें शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, अब हम शिक्षा खुद से लेंगे, मतलब लेने का हक है हमें अब। ओके, पहले क्या था कि राज्य पे डिपेंड थे, राज्य अगर प्रोवाइड कराएगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब हमारा हक हो गया है कि हम मतलब शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे, हम शिक्षा ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन से सार्वभौमिकरण से कौन कौन से संबंध है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व न्यूनतम शिक्षा स्तर। दूसरा है मध्याह्न भोजन योजना व पोषाहार सहायता कार्यक्रम। तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम व प्राथमिक शिक्षा कोर्स। और चौथा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सभी। ये जो चीज़ें हैं इन सभी को लेकर के है शिक्षा प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया था। नेक्स्ट है कि सब पढ़ें सब बढ़ें किस योजना को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, तो 8th का राइट आंसर आपका हो जाएगा मतलब SSA सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का ही जो है लोगो है सर्व पढ़ें और सर्व बढ़ें। ठीक है, लाइन है जो है। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान की उपलब्धियां क्या हैं। स्कूलों का निर्माण कराना जहां स्कूल नहीं थे, या फिर कंप्यूटर शिक्षा पर बल देना, विद्यालय के अंदर शौचालय की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। तो 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें सर्व शिक्षा अभियान की जो है उपलब्धियां हैं। ओके, नेक्स्ट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड व मध्याह्न भोजन जैसी योजनाएं किस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए लाई गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका होगा पहले ऑप्शंस देख लेते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए, सर्व शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। जो सर्व शिक्षा अभियान या मिड डे मील जो कार्यक्रम था ये इसलिए लाया गया था कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए। ठीक है, शिक्षा सभी तक पहुँचे। ओके, नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा। अब जैसे देखिए उसे पता होगा आपको, लोग फिर मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मिड डे मील जो है उससे क्या फ़ायदा होता है। देखिए मिड डे मील से फ़ायदा ये होता है कि देखिए जो गरीब बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मतलब जिनके माँ बाप काम करवाते हैं उनके पास, मतलब जो गरीब हैं जो अपने बच्चों से काम करवाते हैं कि काम करवा के अपने घर का जो है मतलब जो है अर्निंग बढ़ाएंगे, तो उनको दिखाने के लिए कि मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में आप पढ़ा सकते हैं और वहाँ पे आपको खाना भी मिलेगा। तो माँ बाप ये सोचते हैं कि मतलब चलो बच्चों को इसी बहाने खाना मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर खाना खा लेंगे और वहाँ पढ़ाई भी हो जाएगी। तो इसीलिए जो है मिड डे मील योजना शुरू की गई है और इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, एडमिशन्स होने में इससे बहुत ज़्यादा एडमिशन्स बढ़े थे जब चीज़ें स्टार्ट हुई थी। ओके, तो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस गवर्नमेंट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार ने ये सर्व शिक्षा अभियान लागू किया था। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रम क्यों शुरू किए गए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया कि क्यों भाई शुरू किया गया इनको सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील। ठीक है, मध्याह्न भोजन योजना तो बालकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए, या फिर अधिकाधिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकृष्ट करने के लिए, या फिर सरकार द्वारा किए गए कार्यों को प्रति जागरूक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकाधिक बच्चों को साक्षरता की ओर आकृष्ट करने के लिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित करती हैं। तो राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं जो होती हैं वो बच्चों को उनकी स्वयं की जो सृजनात्मकता होती है, मतलब उनकी जो स्किल डेवलपमेंट होता है उसके लिए उसको और इम्प्रूव करें। ठीक है, और जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें उनको काउंट करें। इसीलिए इनको जो है राष्ट्रीय बाल भवन जैसी संस्थाएं जो है ये बच्चों के लिए ये वर्क करती हैं। ठीक है, जो उसके अंदर स्किल हो उनको बाहर निकालने की कोशिश करती हैं वो। ओके, नेक्स्ट है कि कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसमें यह है कि सभी जिलों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करना। ठीक है, मतलब ये नहीं कि लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना जो है सिर्फ लड़कियों के लिए है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन है। आजीविका कमाने का साधन नहीं होगा यहाँ पे कि शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह विचारों की जन्मस्थली है। ठीक है, यह न केवल नागरिकता का विद्यालय है बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य सत्य की खोज के लिए इसमें प्रशिक्षण लेता है। एक स्टेटमेंट है डॉक्टर राधाकृष्णन का। नेक्स्ट है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण किस प्रकार का दृष्टिकोण है। तो शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है वो आधुनिकतम दृष्टिकोण है। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण पे ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक, इसलिए सब पढ़ें सब बढ़ें की बात की जा रही है।
नेक्स्ट है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बालक का नैतिक चरित्र विकास करना, चारित्रिक चरित्र विकास करना, या फिर सर्वांगीण विकास करना, या फिर सामाजिक समायोजन विकसित करने के लिए, या फिर इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ओके। नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक शिक्षा के कितने पक्ष हैं। प्रवेश, धारणा, प्रगति, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ओके। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संकल्पना स्वीकार करती है। जो प्राथमिक शिक्षा का है उसके सार्वभौमिकरण की संकल्पना क्या स्वीकार करती है कि जाति, धर्म और मत की ओर ध्यान दिए बिना प्रत्येक बालक को शिक्षा देनी चाहिए, सभी वर्गों को अलग अलग शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, प्राप्त करनी चाहिए, या प्राथमिक शिक्षा में धर्म, जाति, मत का ध्यान देना चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर आपका है ए, मतलब जाति, धर्म और मत की ओर ध्यान देने बिना शिक्षा प्रत्येक बालक को देनी चाहिए। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेगा। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं। तो 20 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा ने कहा था। नेक्स्ट जो है इनमें से देखो, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है थोड़ा सुनने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि हमारे बच्चों को आज शिक्षा से वंचित रखा जाएगा तो हमारे भारत की कल क्या दशा होगी। देश के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य, और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि देश के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, यह किसने स्टेटमेंट दिया है। ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि मतलब प्रत्येक जो बच्चे हैं उनको जो है मतलब शिक्षा से वंचित ना रखा जाए और उनको निःशुल्क तथा प्राथमिक शिक्षा दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण में निम्नलिखित बाधाएं कौन कौन सी हैं। तो अनिवार्य शिक्षा कानून का सही प्रकार से पालन न होना, अपव्यय तथा अवरोधन, संसाधनों की कमी, जनसंख्या में वृद्धि, या इनमें से सभी। ठीक है। तो 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ई, मतलब इनमें से सभी। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण में निम्नलिखित बाधाएं हैं कि मतलब शिक्षा का जो अनिवार्य जो लॉ बनाए गए हैं वो उनका पालन ना हो और संसाधनों की कमी हो जाए। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि होने लगे तो सिंपल सी बात है कि जो शिक्षा कानून है वो कहाँ से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। तो अब यहाँ पे है कि अपव्यय तथा अवरोधन के कारण क्या है। निर्धनता, रूढ़िवादिता, अभिभावकों का शिक्षा के प्रति जागरूक ना होना, या सभी। तो अपव्यय का मतलब ये होता है, तो जैसे कि नॉर्मल अगर इसका मतलब समझो तो अपव्यय का अर्थ है मतलब खर्च ज़्यादा करना। ठीक है, जो अर्निंग है वो कम होना और खर्च ज़्यादा करना, उसको अपव्यय कहते हैं। अवरोधन होता है मतलब एक अवरोध लगाना, मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करना या मतलब प्रॉब्लम्स का आना। ठीक है, अब उसको अवरोधन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब सभी। मतलब अपव्यय तथा अवरोधन के कारण क्या है, निर्धनता, अभिभावकों की शिक्षा की जागरूकता ना होना और रूढ़िवादिता। ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान एक नीति निर्देशक तत्व है। संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व है तो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला प्रावधान आर्टिकल 45। नेक्स्ट है कि अपव्यय तथा अवरोधन के कारणों में नहीं है। कक्षाओं में बहुत भीड़ भाड़, उपस्थिति में अनियमितता और विद्यालयों तथा बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों का अभाव, पुस्तकीय शिक्षा पर बल, जनसंख्या वृद्धि। तो 25 का जो राइट आंसर किसमें कह रहे, कारणों में नहीं। कौन सा कारण नहीं, अपव्यय तथा अवरोधन का, मतलब जो अच्छा वो है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई, मतलब जनसंख्या में जो वृद्धि है, पुस्तकीय शिक्षा पर बल जो है ये जो है इसका अवरोधन नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, कक्षाओं में भीड़ भाड़, उपस्थिति में अनियमितता और विद्यालयों तथा बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों का अभाव, ये सारी जो क्या हैं ये क्या है अपव्यय तथा अवरोधन के कारण है। ओके। नेक्स्ट है आपका शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उपाय। शिक्षा को सार्वभौमिक करने के उपाय, तो जनसंख्या पर नियंत्रण सही है, आर्थिक सहायता ये भी सही है, और प्रशासनिक व्यवस्था ये भी सही है, और शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था तो ये भी सही है। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि अपव्यय का अर्थ क्या है। अपव्यय का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का ए, मतलब शिक्षा पूरी किए बिना बीच में ही विद्यालय छोड़ देना। शिक्षा पूरी किए बिना बच्चों का बीच में ही विद्यालय छोड़ देना। नेक्स्ट है कि अवरोधन का अर्थ क्या है। अवरोधन का अर्थ है कि एक बच्चे को एक निम्न कक्षा में एक से अधिक बार रोका जाना। ठीक है, ये अवरोधन है। नेक्स्ट है कि अपव्यय तथा अवरोधन किस स्तर की शिक्षा का अवरोध है। अपव्यय तथा अवरोधन किस स्तर की शिक्षा का अवरोध है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त ए और बी, प्राथमिक और माध्यमिक। ठीक है। नेक्स्ट है कि अपव्यय व अवरोधन से संबंधित कौन सी समिति है।
अवैध अवरोधों से संबंधित कौन सी समिति है? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हरटोंग समिति। ओके, तो चैप्टर 27 हो गया है और 28 हम करेंगे। 5 सेकंड का ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट है कि 28 नंबर चैप्टर है माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है कि माध्यमिक शिक्षा जो है क्या है? क्लास 9 to 12 है, प्लस 12 है, या फिर 14 to 18 ईयर्स है, या फिर सभी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि भारतवर्ष के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का काल है। भारतवर्ष के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा का क्या काल है, मतलब क्या टाइम वर्ष होता है? तो 14 से 18 वर्ष की जो होती है माध्यमिक शिक्षा की बात कही गई कि जब आप 14 से 18 वर्ष हैं तब आपकी माध्यमिक शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण से क्यों आवश्यक है? तो आर्थिक शिक्षा के लिए और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए और माध्यमिक शिक्षा को आत्मनिर्भर कोर्स बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, व्यवसायीकरण इसीलिए आवश्यक है कि भाई आर्थिक विकास हो जाए, कुछ पैसे कमा लें, ठीक है, बेरोजगारी दूर हो जाए और माध्यमिक शिक्षा में जो चीज़ सीखनी चाहिए वो हमको सीखने को मिल जाए। तो ये क्या होता है? ये माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण होता है। तो व्यावसायिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक शिक्षा के हमारे उद्देश्य क्या होते हैं? तो आर्थिक रूप से ससंगत तकनीकी कौशल विकसित करना, कमाते हुए सीखना, स्वयं रोजगार के अवसरों सहित उच्च शिक्षा प्रदान करना, मानवीय श्रम में गरिमा समझना। तो ये चारों राइट आंसर हो जाएंगे क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि आप कमाते रहें, पढ़ते रहें और कमाते रहें, पढ़ते रहें और कमाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा से मुख्य रूप से संबंधित आयोग। माध्यमिक शिक्षा से मुख्य रूप से संबंधित आयोग क्या है? मुख्य रूप से यहाँ पे बात की जा रही है। वैसे तो हंटर आयोग भी है, कोठारी आयोग भी है, राधाकृष्णन आयोग भी है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा आयोग होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण क्या महत्व है? माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायिकरण का क्या महत्व है? कुशल जनशक्ति का निर्माण करने के लिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, तकनीकी कुशलता व क्षमता के विकास के लिए, या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए माध्यमिक स्तर ही क्यों सर्वोपरि है? जो भाई माध्यमिक स्तरीय शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए क्यों सर्वोपरि है? क्योंकि देखिए तब बालकों का क्या होता है, डेवलपमेंट होना शुरू होता है, मतलब तब बालक डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, उनमें डेवलपमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है, वो परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं और उनमें चेतना जो है विकसित होने लगती है। ठीक है, जानने की इच्छा विकसित होने लगती है और वो चीज़ों को समझने की उनकी जो शक्ति है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मतलब वहाँ से बढ़ने लगती है, ज़्यादा तो मतलब धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जो माध्यमिक स्तर पर ही इसलिए होती है क्योंकि वहाँ से जो है उनके सोचने समझने की शक्ति स्टार्ट होना मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है कि माध्यमिक स्तर को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। राष्ट्र का विकास किस बात पर निर्भर है? तो राष्ट्र का विकास देश की वैसे तो पढ़े लिखे लोगों पर निर्भर है और यही राइट आंसर इसमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ही होंगे तभी तो हमारा देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होएगी। अगर पढ़े लिखे लोग ही नहीं होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी। तो इसलिए बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब जो एक बेसिक जो सबसे जो बेस है वो क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, अगर वही नहीं होंगे तो देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी। ठीक है, कि शिक्षा के व्यवसायीकरण द्वारा किस प्रकार के समाज की रचना की जाती है? 10th नंबर क्वेश्चन है। तो शिक्षा के व्यवसायीकरण के द्वारा किस प्रकार के समाज की रचना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकीकृत व समतापूर्ण समाज। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यवसायीकरण के माध्यम से हम शिक्षा को किससे जोड़ते हैं? व्यवसायीकरण के माध्यम से हम शिक्षा को किससे जोड़ते हैं? तो उत्पादन से। ठीक है, प्रोडक्शन से। नेक्स्ट है कि शिक्षा के साथ उत्पादन जोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? 12th का राइट आंसर आपका हो जाएगा ई उपरोक्त सभी। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति के मूल अंग के रूप में, सामान्य शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में, कार्य अनुभव, उद्योग कृषि व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण, उच्च स्तर पर कृषि विज्ञान शिक्षा में अनुसंधान। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षा के उत्पादन जोड़ने के लिए, शिक्षा के साथ उत्पादन को जोड़ने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए आयोग ने जो कल्पना की थी उसके अनुसार जो है इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त ए और बी। मतलब 8 में 10 तथा 20%, 8 से 10 यहाँ पे होगा, 8 से 10 मतलब क्लास 8 to 10 में 20% छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्रदान प्राप्त हो, क्लास 11 में 50% छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त हो। नेक्स्ट है कि शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का दायित्व किसे सौंपा है? तो केंद्र सरकार होगा। ठीक है, केंद्र सरकार को शिक्षा मतलब आयोग का माध्यमिक के व्यवसायीकरण का दायित्व सौंपा है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हम कार्यानुभव को विद्यालय तथा घर कार्यशाला, खेल फैक्ट्री तथा किसी अन्य उत्पादन कार्य सहयोग देने में परिभाषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है शिक्षा आयोग ने स्टेटमेंट दिया है कि हम कार्यानुभव को मतलब जो वर्क एक्सपीरियंस है विद्यालय, घर कार्यशाला, खेल फैक्ट्री या किसी अन्य उत्पादन कार्य जो सहयोग देने में
परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट है कि आयोग ने शिक्षा निम्नलिखित स्तर पर कार्यानुभव लागू करने की बात कही है। तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सभी में, उच्च, प्राथमिक, माध्यमिक, ठीक है, तीनों जगह पे जो है कार्यानुभव लागू करने की बात कही है। कार्यानुभव का आधार क्या है, मतलब विद्यार्जन या धनार्जन? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, विद्यार्जन भी और धनार्जन भी, ठीक है, मतलब आप अर्निंग भी करते रहें और पढ़ाई भी करते रहें। नेक्स्ट है कि व्यावसायीकरण के उपयोग से होने वाली उपलब्धियाँ, व्यावसायीकरण के उपयोग से कौन सी उपलब्धियां जो होने वाली हैं? तो चारों चीज़ें हैं ये, रोजगार शिक्षा में सीधा संबंध हो जाएगा, व्यक्ति जीवन यापन के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगा, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जनशक्ति जो है योग्य एवं कुशल होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट है कि आचार्य राममूर्ति ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण के बारे में निम्न में से क्या सुझाया है? ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, सभी। छात्रों के व्यावसायिक विषयों में से अपनी रुचि का विषय चुनने की छूट हो उनको, अनौपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, प्राविधिक तथा प्रबंधन शिक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम चलाए जाएं। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय समिति ने मांग के आधार पर किस प्रकार के विषयों को प्राथमिकता देने की मतलब सिफारिश की है? जो राष्ट्रीय समिति है उसने मांग के आधार पर किस प्रकार के जो है प्राथमिक शिक्षा के जो है डिमांड करी है। ठीक है, तो 20 का क्वेश्चन नंबर जो है वो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ई, सभी, मतलब जो फर्स्ट था। दूसरा व्यापार तथा वाणिज्य के सिद्धांत एवं अभ्यास, फल संरक्षण। सी है पौष्टिक आहार एवं भोजन बनाना, मेंटेनेंस, मैकेनिक का कोर्स, चिकित्सालय और प्रयोगशाला तकनीकी, ड्रेस बनाना। तो ये सारी जो हैं उपरोक्त सभी, मतलब ये सारी जो इन्होंने क्या कहा है, राष्ट्रीय समिति ने मांग के आधार पर इन विषयों को प्राथमिकता देने की सिफारिश की है कि भाई सेक्रेटेरियल परीक्षण, कैटरिंग, तकनीकी, बागवानी। तो इससे क्या होता है, ये मतलब लोगों को शिक्षा तकनीक मतलब इनको सिखाने की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को जो है प्राथमिकता दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ई। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन है कि माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1998 में योजना लागू की है। किसको? माध्यमिक शिक्षा को व्यवसायोन्मुख बनाने के लिए। फिर चैप्टर नंबर 29 है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, 29 है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किस अभियान से माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश बढ़ा है? तो वैसे तो सर्व शिक्षा अभियान होगा, ठीक है, लेकिन स्कूल चलो शिक्षा के व्यवसायीकरण मतलब इन सभी चीज़ों को माना जाएगा। ठीक है, स्कूल चलो अभियान और सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के व्यवसायीकरण तीनों से माना जाएगा। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की गई है कब? तो 12 नवंबर 2009 में, 12 नवंबर 2009 को जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी सर्व शिक्षा अभियान का। सर्व शिक्षा अभियान को किस संस्था द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? प्रोजेक्ट बोर्ड, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार या फिर वित्त मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट बोर्ड के द्वारा, मतलब इसके द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है और जो इम्प्लीमेंट होगा वो भारत सरकार के द्वारा होगा। ओके, नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान में किसको शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि देखिए प्राइमरी शिक्षा के लिए तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था ना, तो उसके बाद फिर सर्व शिक्षा अभियान के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए बात कही गई थी। ओके, नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण को किसकी पूर्ति के लिए आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब सभी। अब तक प्रवेश न लेने वाले बच्चों की समस्याओं को दूर करके उन्हें प्रवेश दिलाना, प्रवेश न लेने वाले बच्चों को प्रवेश दिलाने तथा उन्हें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक पढ़ाने के लिए प्रेरित करना, माध्यमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले ही विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक विद्यालय न छोड़ने हेतु तैयार करना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हैं कि दूसरे चरण की पूर्ति के लिए आरंभ की गई थी और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण को जिन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रारंभ किया गया था उनमें सम्मिलित हैं। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब उपरोक्त सभी। योग्य अध्यापकों की नियुक्ति, इससे आने वाले अध्यापकों के लिए विद्यालय में आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना और अध्यापकों के लिए सेवारत काल प्रशिक्षण। ओके, फिर 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूरे देश में एक ही योजना बनाई गई? तो सर्व शिक्षा अभियान। ओके, एक ही योजना बनाई गई थी सर्व शिक्षा अभियान के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस अभियान के तहत गांव में पढ़ाने वाले अध्यापकों को 300 रुपये प्रतिमाह वेतन, प्रोत्साहन राशि या वेतन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, देने की बात कही गई? तो सर्व शिक्षा अभियान में। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के दूसरे चरण की सफलता से प्रभावित होकर सर्व शिक्षा अभियान तीसरा चरण प्रारंभ किया गया। तो केवल पिछड़े राज्यों में, ठीक है, केवल पिछड़े राज्यों में ये चरण प्रारंभ किया गया। ओके,
नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान से आने वाले राज्यों में कितने अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान में कुल कितने करोड़ का खर्च प्रावधान था। 625.70 मतलब जो है करोड़ रुपए का प्रावधान था। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के तीसरे चरण में मुख्य ध्यान किन बिंदुओं पर दिया गया। मुख्य ध्यान किन बिंदुओं पर दिया गया थर्ड चरण में, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर तीनों हो जाएंगे, मतलब नए विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 के लिए 2-2 सेक्शनों हेतु 4 कमरों की व्यवस्था करना, प्रत्येक अपग्रेड विद्यालय में एक सेक्शन के लिए 2 लाख रुपए की, फिर नेक्स्ट है कि अपग्रेड विद्यालय में 2 सेक्शनों के लिए 4 लाख रुपए की, मतलब अनुदान देने की बात कही गई है। और अनुदान के लिए जो अनुदान तभी दिए जाएंगे जो मतलब वहाँ पे कमरे बनवाने की बात की, कक्षा 9 तथा 10 के लिए 2-2 सेक्शन हेतु 4 कमरों की व्यवस्था करना। सर्व शिक्षा अभियान में ये थर्ड स्टेप में यह किया गया था। तो अनुदान राशि दी गई थी और कमरों की व्यवस्था करवाने की बात की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि योजना बोर्ड ने शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े तथा अग्रणी कुल कितने राज्यों के नए सर्व शिक्षा अभियान को स्वीकृति प्रदान की थी। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 7 राज्यों की, ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से कौन शिक्षा के क्षेत्र में विकसित राज्य है। तो वैसे तो केरल है सबसे ज़्यादा विकसित राज्य है, ठीक है, और आई थिंक फिर तमिलनाडु या पंजाब आता है, और तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वैसे तीनों हैं वैसे, ठीक है, तीनों जो है डेवलप स्टेट हैं इन एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में अविकसित राज्य हैं। तो छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान तीनों हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एजुकेशन लिटरेसी है, जो एजुकेशन परसेंटेज है वो कम है। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 7 विकसित राज्यों के लिए किन विषयों पर ध्यान आकर्षित किया गया। 7 विकसित राज्यों मतलब जो है उनके लिए उन राज्यों के लिए किन विषयों पर ध्यान आकर्षित किया गया। तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम में सुधार होना चाहिए, विद्यालय व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, परीक्षा प्रणाली में सुधार तथा कक्षों में सुधार परिवर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान ने क्या किया था, 7 विकसित राज्यों के लिए इन चीज़ों पर ध्यान दिया था। नेक्स्ट है कि सर्व शिक्षा जो है योजना बोर्ड ने सर्व शिक्षा अभियान संचालन हेतु निर्देश दिए थे। कौन कौन से निर्देश दिए थे कि कुल खर्च के लिए अनुमान्य राशि का 30% से अधिक टूट फूट व सुधारात्मक कार्यों पर खर्च ना किया जाए। 30% से अधिक जो है खर्च ना किया जाए। जो टूटा फूटा मतलब जो एक तरीके से कह सकते हो कि इनोवेशन पे मतलब खर्च ज़्यादा ना किया जाए। नेक्स्ट, नए विद्यालय में 2 कमरे बनाने की अनुदान राशि दी गई। हाँ, दूर दराज के अध्यापकों के लिए विद्यालय की आवश्यक सुविधा हो, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि 2009 में राज्य सरकार तथा स्थानीय स्वशासन की भागीदारी में आरंभ में कौन मौजूदा चारों योजनाओं का आधुनिकतम संस्करण है। तो RMSA है, ठीक है, RMSA मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना, ठीक है। तो चैप्टर 30 हमारा कंप्लीट हो गया। 31 लास्ट चैप्टर हम करेंगे, उसके बाद में फिर हमें एक एडिशनल जो सोर्स है उससे हम करेंगे, फिर हमारा पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13 हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद 31 डिस्कस करेंगे। तो शिक्षा का निजीकरण एवं वाणिज्यीकरण, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन एवं कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो इस थोड़ा सा इसमें ब्लर है, तो मैं जो बोलूँगा आप सुनिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा हम स्किप करने की बात कहेंगे, तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि उद्योगों में निजीकरण का अभिप्राय क्या है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल देना, ठीक है। निजीकरण यही होता है। निजीकरण से वृद्धि होती है, तो निजीकरण से वृद्धि किस चीज़ की होती है, निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ती है और निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ता है, ओके। 3rd नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक उद्योगों को निजी क्षेत्र का हस्तांतरण कहलाता है। मतलब जो सार्वजनिक जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर उनको हम प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ बनाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, निजीकरण कहेंगे, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन कहेंगे। नेक्स्ट है कि संकुचित अर्थ में निजीकरण से क्या अभिप्राय, मतलब छोटे अर्थ में जो है निजीकरण से क्या अभिप्राय है। तो 4th का राइट आंसर आपका हो जाएगा भी, मतलब सार्वजनिक उद्यमों का निजी स्वामित्व करना। नेक्स्ट है कि विस्तृत अर्थ में निजीकरण का क्या अभिप्राय है। जस्ट अ सेकेंड। तो 5th नंबर हमारा क्वेश्चन क्या था कि विस्तृत अर्थ में निजीकरण का क्या अर्थ है। मतलब कि अगर हम बड़े अर्थ में समझें तो निजीकरण क्या होता है। तो निजीकरण का मतलब होता है सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व का निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबंध व नियंत्रण किया जाना, तो ये भी होता है निजीकरण। और होता है सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व का निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जाना। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसी मतलब प्राइवेट पर्सन के द्वारा, जैसे कि अंबानी जी के द्वारा मान लो वो संभाली जाती हैं, तो उसका निजीकरण हो जाता है। और अगर उनका मतलब उनको बेची जाती हैं तो भी वो निजीकरण कहलाता है, ठीक है, अगर बेच दी जाए तब भी। उसके बाद निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है
या उसका प्रबंध करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बारदराली तथा जॉन नील्स ने। ठीक है, बारदराली तथा जॉन लीन्स ने ये दिया है कि जो भाई निजीकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा निजी क्षेत्र जो सरकारी उद्यम का मालिक, जो मतलब निजी क्षेत्र जो है सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है। ठीक है, उसका प्रबंधन भी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो है निजीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके फलस्वरूप सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण वाले कार्य, क्रियाएं, परिसंपत्तियों या संगठन पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी गैर सरकारी संगठन को हस्तांतरित हो जाते हैं। मतलब ये है निजीकरण से यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि निजीकरण जो है वो ये है कि जो भी मतलब सरकार की जो भी प्रतिभूतियाँ हैं, मतलब जो भी सरकार का सामान है, एक तरीके से कह सकते हो, जो भी परिसंपत्तियाँ हैं या जो भी इनका संगठन है, वो सब चीज़ें अगर एक प्राइवेट पर्सन के अंतर्गत चले जाते हैं, अगर प्राइवेट कंपनी उसको ले लेती है, ठीक है, एनजीओ वगैरह जो भी ले लेते हैं, तो ये होता है गैर सरकारी संगठन, मतलब ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो स्टेटमेंट है किसने कहा है 7 का, ये स्टेटमेंट कहा है उन्होंने जे.एन. गुडरीव। ठीक है, जे.एन. गुडरीव ने स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट है कि निजीकरण को अपनाया जा सकता है पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बोथ, मतलब पूर्ण रूप से भी और आंशिक रूप से। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि निजीकरण प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएं। 9 नंबर क्वेश्चन जो है प्रक्रिया मुख्य विशेषताएं निजीकरण के, क्या मुख्य विशेषताएं हैं? सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन और सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की निजी क्षेत्र की बिक्री, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की निजी क्षेत्र में बिक्री, या फिर रुग्ण सरकारी उद्योग, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया। आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, निजीकरण वगैरह से संबंधित क्वेश्चंस जो मेन है वो जो टॉपिक्स हैं एजुकेशन से रिलेटेड वही आएंगे। इसमें से शायद एक क्वेश्चन पूछ लें बस। फिर नेक्स्ट है वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के आरक्षित उद्योगों की संख्या। तो वर्तमान सरकारी जो क्षेत्र हैं वो कितने आरक्षित हैं? मतलब 3 हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि सरकारी क्षेत्र के सुरक्षित उद्योग, तो तीनों हैं, अणु ऊर्जा, रेलवे और अणु खनिज। मतलब सरकारी क्षेत्र से ये प्राइवेट क्षेत्र को नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मतलब अब तो जा रहे हैं, रेलवे में भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और अणु खनिज मतलब माइनिंग में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सुरक्षित उद्योग सिर्फ कहने के लिए है नहीं। ठीक है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो, ये फालतू का क्वेश्चन लग रहा है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में प्रधानता थी, तो सार्वजनिक क्षेत्र की थी, सिंपल सी बात है। 1990 मतलब स्वतंत्रता से पूर्व 1947 से पहले तो सार्वजनिक क्षेत्र की ही थी। ठीक है, निजी क्षेत्र नहीं कह सकते हैं हम, जो ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश लोग थे उनको हम निजी क्षेत्र नहीं कह सकते। ठीक है, तो वो एक तरीके से कॉलोनियल थे। ठीक है, तो हम लोग उनकी कॉलोनी तरीके से थे। 30 नंबर क्वेश्चन है कि सरकार ने सार्वजनिक उद्योगों के शेयरों का विनिवेश करने के लिए रंगराजन समिति का गठन कब किया था? तो रंगराजन समिति का गठन कब हुआ है? तो 1992 में। नेक्स्ट है कि भारत में शिक्षा के निजीकरण के मुख्य कारण क्या है? तो भारत में शिक्षा के निजीकरण के मुख्य कारण है सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशलता। ठीक है, अनार्थिक कीमत नीति। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था का विघटन। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? शिक्षा में निजीकरण के मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट है कि निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों की कार्यक्षमता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, लाभ की बढ़ोतरी करना, उद्योगों की कार्यक्षमता में सुधार करना। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, निजीकरण से होने वाले मुख्य लाभ। तो इससे जो लाभ हैं वो है कार्य कुशलता में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, मतलब तीनों। ओके, नेक्स्ट है कि निजीकरण से होने वाले मुख्य हानियाँ। तो औद्योगिक रुग्णता और सामाजिक कल्याण का अभाव, वर्ग संघर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी चीज़ें ये होती हैं। ठीक है, मतलब कैसे होता है निजीकरण का मतलब ये होता है औद्योगिक रुग्णता, मतलब औद्योगिक जो है धीमापन। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हो कि औद्योगिक क्षमता जो है वो अपने अकॉर्डिंग वो चला सकते हैं, जब मन चाहेंगे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जब मन चाहेंगे प्रोडक्शन घटाएंगे। तो निजीकरण तो का मतलब यही होता है। ठीक, हालांकि एक रूल्स बने होते हैं जो गवर्नमेंट को उनको अप्लाई करने, मतलब फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी वो निजीकरण जो में क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनीज होते हैं वो अपनी मनमानी भी करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए सरकार को लॉ बनाने पड़ते हैं उनको फॉलो करने के लिए, जिससे कि गवर्नमेंट जो है, जो प्राइवेट कंपनीज है वो अपनी मनमानी ना कर सके। लास्ट चैप्टर है 31 नंबर, और इसके बाद हम एक एडिशनल जो हमने बताया था वो हम डिस्कस करेंगे। एडिशनल सोर्स है, उसका भी फर्स्ट पेपर का ही है, सिलेबस सेम है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परीक्षा सुधार, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का सर्वांगीण विकास। बालक का सर्वांगीण विकास प्रकट होता है, किससे प्रकट होता है? उसके व्यवहार से।
मूल्यांकन एक प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली। परीक्षा सुधार आवश्यक है। परीक्षा सुधार क्यों आवश्यक है? समाज की बदलती आवश्यकताओं के कारण और विचारधारा में बदलाव के कारण, मतलब दोनों हो जाएंगे, सी राइट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि परीक्षा सुधार की आवश्यकता को जन्म देने वाले मुख्य कारण क्या हैं? परीक्षा सुधार को जो जन्म देने वाले मुख्य कारण क्या है? उपरोक्त तो सभी, मतलब समाज की बदलती आवश्यकताएं, समाज के वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन, प्रतिभा विकास के लिए। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा में सुधार हेतु क्या सुझाव दिए हैं? 1986 में परीक्षा हेतु क्या सुझाव दिए हैं? तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, मतलब सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो अवसर एवं आत्मपरकता के अतिशय तत्वों को समाप्त करना, कंठस्थीकरण को निरुत्साहित करना, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर। मतलब ये है कि आत्मपरकता के अतिशय को, मतलब जो है उसको समाप्त करना, और दूसरा है कि कंठस्थीकरण को निरुत्साहित, मतलब रट्टू तोता जो बनते हैं ना, रट लिया, रटन तो तोता वाली कहानी को ख़त्म करना। फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर, मतलब प्रॉपर मतलब जो है एवोल्यूशन होना चाहिए, जो भी चीज़ें हैं एनालिसिस होना चाहिए चीज़ों का, अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो मतलब इसमें ऐसी चीज़ें की गई थी कि आप थोड़ा करें, उसका एनालिसिस करें, अगर अच्छा हो रहा है तो उसको कंटिन्यू रखें। तो यहाँ पे ये नहीं था कि आप मतलब 4 शब्द दिए गए तो आप उनको रट रहे हैं बिना मतलब समझे कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वही 3 इडियट की जो कहानी है, चमत्कार को बलात्कार पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उसका मीन पता होना चाहिए। तो कंठस्थीकरण को निरुत्साहित करना, मतलब कंठस्थीकरण को मतलब हतोत्साहित करना, मतलब उसको धीरे धीरे उसको प्रोत्साहित ना करना। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में परीक्षा सुधार हेतु किन बातों पर जोर दिया जाए? मतलब जो 1986 में परीक्षा सुधार हेतु किन बातों पर जोर दिया गया? तो 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी पर, मतलब परीक्षा संचालन में सुधार, शिक्षकों, छात्रों तथा अभिभावकों के द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का कारगर उपयोग। फिर नेक्स्ट है कि शैक्षिक सामग्री तथा प्रक्रिया विधि में सहगामी परिवर्तनों को लागू करना। मतलब यही है कि परीक्षा जो हमारी हो रही है, परीक्षा संचालन में सुधार करना, उनमें अगर कोई कमी है तो उसको सुधारना। शिक्षक, छात्र और अभिभावकों द्वारा जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मतलब जैसे कि देखते हैं कि हमारा बच्चा कितना पढ़ लिया है, ये मेरा स्टूडेंट कितना जानता है, कितना समझता है, उस एवोल्यूशन की मतलब सही टेक्निक होना। ठीक है, उसका अच्छा जो है कारगर उपयोग करना। नेक्स्ट है कि शैक्षिक सामग्री तथा प्रक्रिया विधि में सहगामी परिवर्तन को, मतलब जो शैक्षिक सामग्री है और जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, इंडोर आउटडोर वाली, उनको अच्छे से समझना और उनमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है, मतलब उनमें चेंजेस लाना। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात कही गई थी 1986 वाली। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए किस वर्ष कार्यान्वयन मतलब जो कार्यक्रम तैयार किया गया था? तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब 1992 में। नेक्स्ट है कि परीक्षा सुधार के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार करने वाली अंतर संस्थानिक समिति में किस संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या फिर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान प्रसार, मतलब इसमें सभी होगा, मतलब सभी को शामिल किया गया है, चाहे वो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य हों या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद हो। ठीक है, सभी को शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय परीक्षा सुधार फ्रेमवर्क में शामिल किए जाने वाले मुख्य बिंदु, उपरोक्त सभी, प्राथमिक, माध्यमिक और स्तर। ठीक है, इसमें NCF मतलब नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब इसको समझ लीजिएगा, परीक्षा सुधार से संबंधित। ठीक है, नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क हम उसको अलग से उसका एक सिंगल वीडियो बनाएंगे, उसको अच्छे से समझेंगे, उससे क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। ओके, फिर 1992 में परीक्षा सुधार कार्य योजना के मुख्य अंश थे। 1992 में परीक्षा सुधार कार्य योजना के मुख्य अंश क्या थे? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, प्रारंभिक स्तर, सभी स्तरों के लिए समान कार्य नीतियाँ और माध्यमिक स्तर। ओके, 12 क्वेश्चन नंबर है कि लिखित परीक्षाओं में सुधार के अंतर्गत आती हैं, लिखित परीक्षाओं में सुधार के अंतर्गत क्या आती हैं? डी, मतलब प्रश्न पत्रों में सुधार और प्रश्नों तथा उनकी रचना में सुधार और अंकन विधि में सुधार, मतलब ये तीनों जो ऑप्शन है वो सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, उपरोक्त सभी। मौखिक परीक्षाओं में सुधार हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो मौखिक परीक्षाएं होती हैं उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा मापी जा सकने वाली योग्यताओं तथा विषय वस्तु की पहचान करना, उक्त योजनाओं के मापन हेतु मौखिक परीक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करना, मौखिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना। डी, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है कि सतत मूल्यांकन किन सिद्धांत पर आधारित है? सतत आंतरिक मूल्यांकन जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। शिक्षण प्रदान करने वाला व्यक्ति ही मूल्यांकन करे, और दूसरा मूल्यांकन कार्य सत्र के अंत में ना होकर के संपूर्ण सत्र के दौरान विभिन्न अंतरालों पर लगातार होता रहे। ओके, सतत मूल्यांकन मतलब कंटिन्यू मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, एक समय अंतराल के बाद में। फिर सतत मूल्यांकन के विभिन्न अंग हैं, क्लास तथा क्विज टेस्ट, होम असाइनमेंट, उपस्थिति तथा साक्षात्कार,
या उपरोक्त सभी। तो आल हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब होम असाइनमेंट भी होते हैं, क्लास क्विज टेस्ट भी होता है, और उपस्थिति मतलब अटेंडेंस और इंटरव्यू भी होता है। ओके। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सेमेस्टर प्रणाली का उपयोग किन देशों में सफलतापूर्वक किया गया? तो इंग्लैंड, जर्मनी और अमेरिका, तीनों में किया जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके। तो हमारे फर्स्ट पेपर का जो है, जो एक सोर्स है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे सोर्स से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। आईआईटी का पूर्ण नाम बताइए। ठीक है, आईआईटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय विद्यालय में कौन सी कक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है? केंद्रीय विद्यालय में कौन सी प्रवेश लेने हेतु परीक्षा में प्रवेश लेने हेतु परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लास फर्स्ट में प्रवेश लेने हेतु जो है परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, प्रवेश परीक्षा। ओके। नेक्स्ट है केंद्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्यालय का संगठन कब हुआ था? तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 दिसंबर 1963 में केंद्रीय विद्यालय का संगठन हुआ था। फिर है वर्तमान 2020 शिक्षा नीति का फार्मूला क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। तो 5+3+3+4। ओके। भारतीय शिक्षा नीति में 10+2+3 की संरचना की सिफारिश किस आयोग में की गई है? भारतीय शिक्षा नीति में 10+2+3 की संरचना की सिफारिश किस आयोग में की गई है? तो 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब कोठारी आयोग में। ओके। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा में 10+2+3 के प्रारूप सर्वप्रथम सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता या बम्बई आयोग ने, किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने जो है 10+2+3 का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का प्रारूप कब लागू किया गया था? तो भारतीय शिक्षा में 10+2 का प्रारूप कब लागू किया गया था? तो 1986 में। नेक्स्ट है कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से प्रारंभ होता है? तो छठी कक्षा से दाखिला प्रारंभ हो जाता है नवोदय विद्यालय में। निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत नवोदय विद्यालय खोलने के लिए प्रयास किए गए हैं? तो नवोदय विद्यालय किस योजना में खोले गए थे? तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा डी, कार्य योजना 1986 में। देखिए थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस ब्लर हैं, बट मैं पढ़ रहा हूँ और आप समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत ही मुश्किल से जो है सोर्स मिलता है। तो क्वेश्चन को सुनिएगा आप अच्छे से। नवोदय विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था नहीं है। नवोदय विद्यालय में कौन सी शिक्षा व्यवस्था नहीं है? कक्षा 2 से 5 तक, कक्षा 7 से 8 तक, कक्षा 6 से 12 तक या कक्षा 9 से 12 तक? तो क्लास चैप्टर 11 का जो राइट आंसर है वो क्या है? क्लास 2 से 5 तक, मतलब नवोदय विद्यालय में क्लास 2 से 5 तक जो है वो शिक्षा व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है कि नवोदय विद्यालय में कितनी भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है? 3, 4, 5 या 2? 12th का राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 भाषा में। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल किसकी देन है? सैनिक स्कूल किसकी देन है? तो वीके कृष्ण मेनन की जो है सैनिक स्कूल देन है। सैनिक स्कूल वीके कृष्ण मेनन ने, मतलब ये उनकी देन है। नेक्स्ट है कि सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य क्या है? सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य क्या है? तो क्या है? बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति। नेक्स्ट है कि वर्तमान भारत में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं? वर्तमान भारत में कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ओके, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात की गई है, ठीक है, नॉर्मल मिलिट्री स्कूल की नहीं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं? तो 5 हैं। फिर भारत का 26वां सैनिक स्कूल छिंगझिप किस राज्य में खोला गया है? जो छिंगझिप है वो किस राज्य में है? तो 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मतलब मिजोरम में। भारत में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किसकी देन है? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किसकी देन है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पंचम की। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल किसकी देन है? जॉर्ज पंचम की। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षक परिषद का प्रमुख कार्यालय कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की कितनी क्षेत्रीय समितियां हैं? ठीक है, मतलब लोकल जो है कमेटीज़ हैं, कितनी क्षेत्रीय, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं समितियां हैं। तो 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब 4। ओके, फिर है NCTE की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? NCTE की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री संतोष कुमारी सारंगी। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सेकंड सोर्स से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक एक क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षक जो है शिक्षा परिषद में
अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 वर्ष का जो है कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 23 का जो है राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष का। जो वहाँ सदस्य होते हैं ना, मनोनीत सदस्य किए, तो उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, और जो वहाँ अध्यक्ष होते हैं उनका 4 साल का। फिर 24 का राइट क्वेश्चन नंबर है कि करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया था? 24 का राइट आंसर हो जाएगा 1998 में करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन प्रकाशित किया गया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया था? नेशनल करिकुलम, ऊपर क्या था करिकुलम फ्रेमवर्क, और नीचे क्या है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन कब प्रकाशित किया गया था? तो 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 2008 में। अगर क्वेश्चंस आपको नहीं दिख रहे हैं तो आप क्वेश्चंस जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा हॉरल्ड विल्सन ने जो है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया था। फिर नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय खोला गया था, तो सर्वप्रथम मुक्त विद्यालय कब खोला गया था? तो बी राइट आंसर है इंग्लैंड में, ठीक। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहला मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 1985 में जो है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुख्य विश्वविद्यालय का जो है मुक्त विश्वविद्यालय का कहाँ पे मुख्यालय है? तो नई दिल्ली में है, ठीक है। नई दिल्ली में कहाँ पे है? कुतुब मीनार के पास में, आप जाइएगा वहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि NIOS की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, NIOS की स्थापना कब हुई थी? जैसे कि NCERT है ना, वैसे ही ये NIOS है, ठीक है। तो 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, मतलब नवंबर 1989 में। नेक्स्ट है कि NCERT का भवन कब गठन हुआ था? तो NCERT का जो गठन हुआ था 1 सितंबर 1961 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि NCERT की कितनी क्षेत्रीय समितियाँ हैं? NCERT की कितनी क्षेत्रीय समितियाँ हैं? तो 33 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 4। नेक्स्ट है कि NCERT का मुख्यालय कहाँ है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद में केंद्र सरकार द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है इसमें 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्यवाहक निदेशक कौन है? कार्यवाहक निदेशक कौन है? तो 36 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब ऋषिकेश सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? किस संविधान संशोधन में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो क्या हो जाएगा, यहाँ नगर पालिकाओं की बात की जा रही तो 74वां होगा, अगर पंचायत राज की बात की जाती तो 73वां होता, मतलब 73 होता, और नगर पालिकाओं के लिए 74 अमेंडमेंट्स है। नेक्स्ट है कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 39 का राइट 1921 में स्थापना हुई थी। 1921 में स्थापना हुई थी किसकी? उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन बोर्ड की। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ था? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1962 में, ओके। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे? तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, नई दिल्ली में, ओके। नेक्स्ट है कि बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपुताना की स्थापना कब की गई थी? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 1929 में की गई थी, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्कूल प्रमाणन परीक्षा परिषद ICSE की स्थापना कब हुई थी? तो 43 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1956 में ICSE की स्थापना हुई थी। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्कूल प्रमाणन परीक्षा परिषद वर्ष में, मतलब ICSE वर्ष में कितने प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है? तो 2 प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करता है। नेक्स्ट है कि ICSE बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय निकायों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? भारत में
स्थानीय निकायों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 श्रेणियों में। नेक्स्ट है कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई? तो 73वां, ठीक है। पंचायत राज किसमें है? 73वें संवैधानिक संशोधन में। ओके। नेक्स्ट है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 48 का राइट आंसर है बी, 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हो चुका था। राष्ट्रीय प्रसार सेवा को कब प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय प्रसार सेवा को 2 अक्टूबर 1953 में प्रसारित किया गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्येय है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ध्येय क्या है? ठीक, मतलब एक तरीके से जो लोगो लाइन है वो क्या है? असतो मा सदगम है, ठीक है, वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो है। पंचायत व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था पंचायत राज्य को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 243 खा के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो किस भाग में 243 खा के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो 52 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, भाग 9 में। ओके, भाग 9 में क्या है? पंचायती राज है। भाग 9 का में क्या है? नगर पालिका है। तो कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था स्पष्ट होती है? त्रिस्तर की। पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 54 में, क्वेश्चन नंबर में 21 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष के अगर आप हो जाते हैं तो आपकी मतलब आप क्या है? पंचायत सदस्य बनने के लिए काबिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि NCTE का पूर्ण नाम, NCTE का पूर्ण नाम, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, मतलब राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। NCTE का पूर्ण नाम राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। NIOS का पूर्ण नाम बताइए। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। तो 57 में कौन कौन से स्टेटमेंट है देख लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाओं का अध्ययन होता है। बी है केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 1960 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना का क्रियान्वयन किया था। 1960 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना का क्रियान्वयन किया था। डी है केंद्रीय विद्यालय की स्थापना 1986 में की गई थी। तो उसका डी का राइट आंसर आपका हो जाए 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, मतलब केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 व कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं। नेक्स्ट कि भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है? भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है? 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। नेक्स्ट है कि भारत का पहला सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, सतारा, महाराष्ट्र में। NCERT का हिंदी में पूरा नाम बताइए। NCERT का हिंदी में यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। NCERT का हिंदी में पूरा नाम बताइए, सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था, NCTE क्या है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस जो वीडियोस हैं, इन जो ये सोर्स है ना, इस सोर्स से हमने जो भी वीडियो डिस्कस किए हैं आप उनको ढूंढ करके उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए, शिक्षा व्यवस्था अधिक महंगी है। 61 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का गुण नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, अत्यंत महंगी शिक्षा व्यवस्था प्रदान करना। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा का संस्थान का गुण नहीं है कि भाई हम बहुत महंगी शिक्षा प्रदान करें। इसके गुण क्या हैं? दूरस्थ छात्र हैं तो अत्यधिक उपयोगी है ये, कार्यरत व्यक्तियों व छात्रों हैं तो उपयोगी होता है, और शिक्षण सामग्री छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है। ओके। नेक्स्ट है कि CBSE का पूरा नाम बताइए। CBSE का पूरा नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके। अब हम लास्ट जो पेज है डिस्कस कर रहे हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना, निरंतर स्थानांतरीय पदों पर कार्यरत है, ठीक है। बी है उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना जो स्थायी पदों पर कार्यरत हैं, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है कि उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना जिनके माता पिता निरंतर स्थानांतरित पदों पर कार्यरत हैं। ऑप्शन बी है कि उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना जिनके माता पिता स्थायी पदों पर कार्यरत हैं। और सी है सामान्य परिवार वर्ग के बालकों को शिक्षा देना। डी है पिछड़े वर्ग से संबंधित बालकों को विशेष शिक्षा देना। तो 63 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, उन छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना जिनके माता पिता निरंतर स्थानांतरणीय पदों पर कार्यरत हैं, ठीक है। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का उद्देश्य ये है।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICSE का पूरा नाम बताइए। ठीक है, तो 64 का जो नाम, इसका नाम क्या है? इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 65 का जो कौन सा कथन स्टेटमेंट जो है सही नहीं है? तो पहला है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी? आप हमको कमेंट में बताइए। वैसे हमको पता है बट हम आपका पूछ रहे हैं, चलिए बता देते हैं। राजस्थान में लागू हुई थी, नागौर में। ठीक है, नागौर जिले में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वां, इसके सही स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 से लागू हुआ, सही है। भारत में पंचायती राज की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने की, ये भी सही है। और तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई है पंचायती राज की, ये भी सही है। ओके, ये सही नहीं है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है कि NIOS का पूर्ण नाम बताइए। पूरा नाम क्या है NIOS का? तो 66 राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। लास्ट है कि उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1960 में हुई थी। कहाँ हुई है यहाँ पे पूछ रहा है, लेकिन उन्होंने 1960 दी है, तो कहाँ पे हुई है नहीं पता फिलहाल, लेकिन उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की स्थापना 1960 में हुई थी। तो हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो फर्स्ट पेपर का जो एक वीडियो आएगा उसमें क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और जो हमने ये जो अलग सोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इस सोर्स से इसके क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसके आप जो सोर्स है वो आप ढूंढ के, मतलब जो हमने स्टार्टिंग में जो हम वीडियो डाल रहे थे जब तक के लिए, जो हमें लास्ट में जो प्रिंटेड नोट डिस्कस किए हैं वो प्रिंटेड नोट्स नहीं आए थे। ठीक है, तो जब तक इसी से हम जब स्टार्टिंग हमने इसी से ही की थी, तो इस जो नोट्स से जितने भी वीडियोज़ मैंने डिस्कस किए हैं आप इनको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो एक नोट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर जो कि आप लोग जान रहे हैं, उस नोट्स से ज़्यादा ये नोट्स जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि उसमें चैप्टर वाइज डिस्कस किया गया है बट इसके क्वेश्चंस जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस जो सोर्स के। ठीक है, तो आप जो ये वीडियोज़ हैं इनके वीडियोज़ आप देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस हैं वो अधिक सटीक है, मतलब इन क्वेश्चंस में दम लगता है, उन क्वेश्चंस में कोई दम नहीं लगता है। तो आप इन दोनों सोर्स को फॉलो करिए, वीडियोस को दोबारा देखिए। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में ना आए कमेंट करिए, आपके पास यही काम है, आपको यही करना है। ठीक है, आप वीडियोस देखते जाइए, प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसको नोट करिए और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।